Hello everyone, welcome to another episode of पोल खोल. This is Jeepal Desai from Disha Education Consultancy. तो एवरी वीक हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे एजुकेशनल मिथ जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें जो हमारे जैसे यूथ है वो काफी इम्पल्सिव होके कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका करियर जो है वो बनने की जगह बर्बाद हो जाता है. तो आइए इसी पे हम बात करेंगे गौरव सर के साथ. तो सर आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरे हिसाब से देखो, आज के युवाओं के पास सबसे बड़ी चैलेंज है वो है इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी सूचनाएं से वो घिरे हुए हैं कि किसी एक डिसीजन पे आना बहुत मुश्किल है. और इन सारे चक्कर में गोल वो ठीक से तय नहीं कर पाते कि किस तरह से वो अपना गोल सेट करे. और ये मेरे ख्याल से एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम है कि गोल ही नहीं है. हमारे युवाओं के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सूचना आपके सामने होती है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं. कम सूचना होती है तो भी प्रॉब्लम है. और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी हमें ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है कि इतने सारे ऑप्शन हैं और ये सारे चक्कर में बच्चा कहीं ना कहीं घूम जाता है कि करना तो क्या करना है. जब तक उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में उसको ये करना चाहिए था, मेरे ख्याल से बहुत सारे साल बीत जाते हैं. वो करियर उनके बनने की जगह मेरे ख्याल से बहुत सारे साल वेस्ट हो जाते हैं. इसके अलावा ये एक भी चीज़ है कि कभी कभी बच्चे का गोल मान ले कि स्थिर होते हैं, उनका एक गोल सटीक है, एक फिक्स गोल है, फिर उनके डिसीजन स्किल्स नहीं होती है, उसके ऊपर वो फर्म नहीं रह सकते. उसके अलावा ये भी है कि जब वो डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर वही बात होकर रह जाती है कि वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं. और काफी इन्फ्लुएंस होके भी वो लोग डिसीजन लेते हैं. काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं. इसका कारण भी यही है कि बहुत सारी सूचनाओं से ये लोग घिरे हुए हैं, परसुएट करते हैं. देखो, सूचनाओं से तो घिरे हुए है ही है, और कमर्शियल्स जिस तरह से परसुएट करते हैं, कई बार सूचनाओं को कंटेक्स्ट से बाहर निकाल कर भी पेश किया जाता है. और उस चक्कर में बच्चा जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है या फिर आधी अधूरी सूचना से उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गोललेस है. और अगर कोई गोल है भी किसी के पास तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या स्किल्स मेरे ख्याल से थोड़ी कम लग रही है. डर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये भी एक हावी हो रहा है. और भारत के हमारे जो एक प्रगतिशील देश है उसमें मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को एक सही दिशा की ज़रूरत है. एक क्लियर नज़रिया चाहिए कि किस तरह लीडरशिप को आगे लेके जाना है. आज हम भारत की बात करें तो विश्व में हमारा डंका बजता है और ये पूरा विश्व हमारे साथ या हमारे तरफ देख रहा है कि भारत के युवा किस तरह जा रहे. तो मेरे ख्याल से गोल ना होना ये शायद सबसे बड़ा रीज़न है अगर बच्चे करियर बर्बाद कर रहे हैं तो. और मेरे हिसाब से सर एक ये भी रीजन है कि क्लियर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. जहाँ पे भी वो सर्च करते हैं या जहाँ पे भी वो इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं तो उनको बहुत वैरायटीज मिलती है. वही है, मैंने जैसे ये बताया कि आज गूगल भगवान जैसे इन्फॉर्मेशन है, और कई ये तो हमारे घर में भी एक्सपर्ट्स होते हैं. हम ऐसा बता दें ना कि हमारे मामले में हमेशा हम लोग लॉयर रहते हैं और दूसरे के मामले में हम लोग जज रहते हैं. तो सिर्फ सवाल की देर होती है. जैसे हमारे मन में सवाल आए, हमारे आसपास के लोग सारे वकील बनकर हो जाएंगे और सभी अपनी अपनी सलाह देने के ऊपर आ जाएंगे. बच्चे अपने आप पे सोचने का मौका ये कितना उसको मिलता है, ये मेरे ख्याल से डिस्टर्ब कर देता है. देखो, महाभारत में भी यही तो हुआ था. इतने साल पहले की बात करें तो जब महाभारत हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में, कौरवों के साथ द्रोणाचार्य थे जिन्होंने दोनों पक्ष को ट्रेन किया था, मगर वो उनका राजधर्म निभाते हुए कौरवों के साथ थे. और कृष्ण थे जो हमारे पांडवों के साथ थे. कृष्ण को ऐसा माना जाता है कि कूटनीति के शिखर. अब ये युद्ध में होता है ऐसा कि द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, उसका नाम भी अश्वत्थामा है, और एक हाथी भी है अश्वत्थामा जो युद्ध में मारा जाता है. पांडवों ने डिसाइड किया है कि ये बात अगर द्रोणाचार्य को पता चल जाती है तो हो सकता है कौरव जो है वो हार मान ले.
मगर यहाँ पे युधिष्ठिर जो धर्मराज माने जाते हैं, जो झूठ नहीं बोलते कभी, उन्होंने मना कर दिया। बहुत सारे मतलब पांडवों ने मनाया, कृष्ण ने भी मनाया, युधिष्ठिर ने बोला हम ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे। अब द्रोणाचार्य के पास बात पहुंचती है युद्ध में कि अश्वत्थामा मर गए हैं करके। उन्होंने कंफर्म करने के लिए ये आए युधिष्ठिर के पास, क्योंकि उनको भी पता था कि यार सबसे बड़ा जो रिसोर्स है इसको पुष्टि करने के लिए वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के पास आए, उन्होंने पूछा और युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो, ये शब्द उन्होंने बोला। और उसके बाद शंख बजने लगा, और वो शंख बजा रहे थे कृष्ण, और उस वक्त वो बोल रहे हैं नवरवा कुंजरवा। तो ये पूरा है कि अश्वत्थामा हतो मतलब मर गया। अब नवरवा कुंजरा जब बोले तब कन्हैया ने शंख बजा दिया। अब शंख बजा दिया, उसमें उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो द्रोणाचार्य ने बस इतना ही सुना और ढस गए, उन्होंने हथियार डाल दिया नीचे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं बेसिकली कि देखो, द्रोणाचार्य जैसे पर्सनालिटी, इतने योग्य पर्सन भी सूचनाओं के बीच नहीं समझ सकते हैं पूरी सूचना, तो आज तो हम उससे भी ज्यादा सूचनाओं के बीच में हैं। और द्रोणाचार्य तो मेरे हिसाब से कोई है भी नहीं। और उसमें भी मैंने जैसे पहले बताया कि यूनिवर्सिटीज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है ही है। आप पूछो उसके पास नई राय मिलेगी, और 10 लोगों को पूछो 10 लोग अलग अलग राय लेंगे। गोल तो छोड़ो, आप कल क्या करने वाले हो वो भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये जो इतनी सारी सूचनाओं में घेर के डिसीजन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत डिफिकल्ट भी है। और सर दूसरी चीज ये है कि आजकल अब्रॉड जाने का बहुत क्रेज चल रहा है। करेक्ट है ना? तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं या काफी लोग ऐसे हैं जिनको अब्रॉड जाना ही है, तो वो लोग डेजिग्नेशन नहीं अपनी सिलेक्ट कर पाते। जैसे कनाडा जाना है, यूके जाना है, यूएसए जाना है, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से वाइज चॉइस हम कैसे बना सकते हैं कि कौन सी कंट्री में जाए? वापस यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि डिसीजन कैसे लेना है। हाँ, exactly. किसी चीज का डिसीजन अगर लेना है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जो एस्पायरेंट है उनको ये पहले ये समझना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है। आमतौर पे आजकल के जो युवा है वो पहले ही तय कर लेते हैं कि ये कंट्री में जाना है, और फिर वो सलाह लेने जाते हैं। हाँ. तो पहले डिसीजन वो खुद ले लेते हैं। बेसिकली वो सूचना, मतलब जो सलाह लेने के लिए ऐसे ही जाते हैं, वो बुलवाने के लिए जाते हैं कि वो बोल देकर। और मैं मानता हूं कि ये प्रोसेस रिवर्स होना चाहिए। पहले आप सलाह लें, हाँ. और उसके बाद आप डिसाइड करें, तो आपको सही मायने में पिक्चर क्लियर होगा। आप प्रिजुड्यूस होंगे, आपको पहले ही पता है कि आपको जाना तो यहीं पे है। कंट्री की अगर सिलेक्शन की बात करें, जैसे यूके है, कनाडा है, यूएस है, बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन है बच्चों के लिए। अब ये सारे कंट्री सही है तो फिर सिलेक्शन लेना ये डिफिकल्ट है। मगर आपने पहले ही सीख लिया है, पहले ही दिमाग में डाल दिया है कि यार यूके ही जाना है। अब आप जा रहे सलाह लेने के लिए, और मान ले कि सलाह लेने वाले ने बोल दिया कि हाँ यूके अच्छा है ये, तो वो क्या बोलेगा? हाँ मैं तो पहले ही बोल रहा था। अगर उसने बोला कि नहीं यूके नहीं, ये कनाडा में अच्छा है, तो वो क्या करेगा? उसको काउंटर करेगा, और कहीं ना कहीं वो उसको मनवाने की कोशिश करेगा बेसिकली कि नहीं वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है जो उसको चाहिए। तो जब भी डिसीजन लेना है कंट्री में, किस कंट्री में जाना, तो एक चीज बच्चों में पहले होना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रल रहे, निष्पक्ष रहे। निष्पक्ष का मतलब ये है कि आप किसी साइड झुके नहीं। पहले सभी चीजों को दोनों पक्ष जाने। यहाँ पे कंट्री की बात करें तो सभी कंट्री में एक एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो जाने, उसको तोल के फिर आप आपका डिसीजन लें। और इन सब में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, वहां पे जाके भी आप सूचनाएं ले सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कॉशनरी मेजर लेते हुए यही बताऊंगा कि आपको परसुएट किया जाएगा। देखो कमर्शियल भी चीजें आज ऐसी है कि परसुएशन आपको हर जगह मिलेगी, आपको पता नहीं होगा, मगर 90-95% आजकल जो हमारे डिसीजन है डे टू डे लाइफ के लिए, वो बेसिकली हमारे डिसीजन नहीं होते, परसुएट किए गए हैं। हमें कोई चीज जरूरी नहीं है, फिर भी हम जाके खरीद लेते हैं। बेसिकली वो परसुएशन है। तो हो सकता है आप किसी को सलाह लेने के लिए जाते हैं कि कौन सी कंट्री में जाए,
अगर आपको वो बता रहा है कि ये पर्टिकुलर कंट्री में जाओ, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब ये कंट्री में ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो ये मान के चलो कि वो आपको परस्यूएट कर रहा है पर्टिकुलर कंट्री में जाने के लिए। हो सकता है वो कंट्री में उसको ज्यादा इनकम हो रही हो या फिर ज्यादा कमीशन कॉलेजेस उसको दे रही हो। अगर जो बंदा आपको बोल रहा है कि ये कंट्री में ये फायदे हैं, ये कंट्री में ये फायदे हैं, ये कंट्री में ये फायदे हैं, ये कंट्री में ये डिसएडवांटेज भी है, ये कंट्री में ये डिसएडवांटेज भी है, ये कंट्री में ये डिसएडवांटेज भी है, सामने परोस दिया गया है आपको पांचों जो टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज है उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। अब आपको डिसाइड करना है, वो डिसाइड करना है, उसके लिए आप आपके फैमिली को साथ लेकर बैठे और खुद बैठकर डिसाइड करें कि कितना डिसएडवांटेज हमें चलेगा। रिस्क सभी में है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और कितना रिस्क हम ले सकते हैं, क्या फाइनेंशियल रिस्क हम ले सकते हैं, क्या हम ज्यादा ठंडी वाले प्रदेश में जाए वो रिस्क ले सकते हैं, क्या हम अकेलापन रिस्क ले सकते हैं, ये भी तो एक रिस्क फैक्टर है। कई लोग ऐसा होते हैं कि मेरे चाचा का बुआ लड़का वहां पे है, वो आपको सेट कर देगा। कई ऐसे होते हैं नहीं यार मैं अकेला नहीं रह सकता, कोई ना कोई चाहिए, तो अकेला रहना है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो कौन सा रिस्क फैक्टर आपको चलेगा, आपकी पहले तो शख्सियत कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, ये भी देखिए और फैमिली के डिसीजंस को मिलाकर आप लीजिए। मगर मेरे ख्याल से पहले आप न्यूट्रल रहे बिफोर यू डिसाइड कि कौन सी कंट्री आपके लिए सही है। और काफी टाइम तो सर ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी को पूछे कि आपको क्यों जाना है कोई भी कंट्री में, पर्टिकुलरली कनाडा में, यूके, तो वो ऐसा बोलेंगे कि मेरा फ्रेंड वहां पे है या मेरी फैमिली वहां पे है या मेरा कोई रिलेटिव है। तो उनका खुद का मतलब जाने का कोई ऐसा गोल नहीं होता है, बट सिर्फ उनको उनके कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है इसीलिए उनको जाना होता है। देखो अच्छा है ना, लोग जाते हैं बाहर, तो ये तो अच्छा ही है। भारत की अगर हम बात करें नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम में जो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस है, मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जीडीपी में सिर्फ डोमेस्टिक आता है, मगर नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम भी आती है और इंटरनेशनल इनकम भी आती है। इंटरनेशनल इनकम में बेसिकली तीन तरह के चीज होते हैं। एक तो हमें किसी ने लोन दी है और हमने किसी को लोन दी है, तो हमने किसी को लोन दी है किसी ने हमें और हमने किसी को लोन दी है, इसका प्लस माइनस जो है उसमें हम माइनस में है। उसका मतलब क्या है, हमें लोन कम मिली है और लोन ज्यादा दी है। दूसरी होती है ग्रांट, जो भी इंटरनेशनल में आती है। ग्रांट में होता है कि इसमें भी इंडिया भारत जो है वो माइनस में है। ग्रांट हमने बाहर से भी ज्यादा मिली है और ग्रांट हमने बाहर के लोगों को जितनी मिली है उससे ज्यादा, तो वहां पे भी माइनस में है। तीसरी हमारी नेशनल इनकम में आती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो है फॉरेन रेमिटेंसेस। फॉरेन रेमिटेंसेस वो है जो हमारे मतलब भारतीय सिटीजन जो है वो बाहर जाकर जब पैसा भेजते हैं। ये एक ही फैक्टर है नेशनल इनकम में इंटरनेशनल पैमाने पे जहां पे भारत पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से जितने बाहर जा रहे हैं, एक तो हमारे नेशनल इनकम के लिए बहुत अच्छी है, हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम देखें कि वो वहां पे जाके उनका कोई विजन के उनको जो बेसिकली काम करना है, जिसके लिए उनकी हो सकता है फर्स्ट डिग्री है, उसके रिलेटेड काम नहीं करते, तो उसका वापस से यही रूट कॉज माना जाएगा कि विजनरी थे ही नहीं पहले से। उनका सिर्फ यही होता है कि किस तरह से हम पैसा ज्यादा कमाएं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन हमारी सोशल मैट्रिक्स भी है। जिस सोसाइटी में हम पले बड़े हैं, यहाँ पे पैसे को वैसे बहुत अहमियत माना गया है और इतना इजी है भी नहीं अर्निंग करने के लिए। जब आपको वो देश में मौका मिलता है कि आप इजीली अर्न कर पाए, चाहे जॉब कैसी भी हो, एक का 80 या 100 होता है, तो जॉब कैसे भी कर लेंगे। हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक्चुअल में बहुत विजनरी होते हैं, मगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद यह भी रखनी है कि देखो, आपको आपके सपने को साकार करने की अगर रास्ते पे चलना है तो आपको बहुत सारी असफलताएं को डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। ये सत्य है, ये हकीकत है। खुद की मानने के लिए बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी आपको। तो कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही विजनरी होते हैं, मगर वो रास्ते में ऐसे घूम जाते हैं या फिर परसिवियर नहीं होते हैं या फिर बहकावे में आ जाते हैं। तो ये भी तो एक प्रश्न है कि गोल है जिस बच्चे का, मगर वो कब तक सस्टेन हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि क्या वो वहां तक पहुंच पाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चे को विजनरी होना भी बहुत जरूरी है, बल्कि उससे आगे
प्रिपेयर होना जरूरी है कि चाहे फेलियर जिससे ज्यादा आएंगी, लोगों की चुनौती को सामना करना है, ये जज्बा अगर हो तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो सक्सेस की जो डंका है, जो झंडा है, वो गाड़ के आएगा बच्चा। और सर एक ये भी चीज है कि जैसे स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा पहुंच गए या यूके पहुंच गए, फिर उसके बाद जो उनको वर्क करना था स्टडी के रिलेटेड या वर्क के जो भी उनको अपने गोल्स जो है वो अचीव करने, लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं जैसे होम सिकनेस, डिप्रेशन एंड ऑल, तो उसके बारे में सर आप क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? देखो बच्चे लोग, मैं सिर्फ यहाँ पे अब्रॉड की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आप खुद के स्टेट को भी छोड़ के जाओ। हाँ। जहां तक होम सिकनेस की बात है, उसका मतलब यही है ना कि आप आपके परिवार के लोगों से दूर जा रहे हो, तो वो तो दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। तो ये सेम प्रॉब्लम है जो अब्रॉड में है। हाँ, अब्रॉड में थोड़ी ज्यादा आपको इसीलिए लगती है क्योंकि आपके आसपास वाले जो है वो भारतीय नहीं है। इसको बोलते हैं कल्चरल शॉक। बेसिकली कल्चरल शॉक जो है वो एक टेम्पररी एलिमेंट है, 2-3 महीने तक वो हर एक के लाइफ में आता है। अगर आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, जहाँ का कल्चर, सेलिब्रेशन, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी कम्युनिकेशन, उनके तौर तरीके, उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके पॉलिसीज, उनके रिएक्शन, सब कुछ अलग है, तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आना ये नेचुरल बात है। ये बच्चे को अगर पहले ही पता हो तो मेरे ख्याल से हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे वैक्सीन हम देते हैं, वैक्सीन इज नथिंग बट ए स्मॉल एंटीडोट ऑफ द सेम वायरस। तो ये जो वायरस उसको वहां पे परेशान करने वाला है, अगर हम उसको यहाँ पे थोड़ा सा डोज एडवांस में दे दे कि आपको वहां पे वो होना है, तो मेरे ख्याल से ये मेंटली उसको प्रिपेयर कर देगा और ये उसको क्लियर है कि 2 महीना ही है टेम्परेरी। हाँ, इसके सॉल्यूशन भी उसको बता दे कि कभी ऐसी सोच आए तो क्या करना, तो और अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये बच्चा जा रहा है उससे पहले की प्रिपरेशन है कि मेंटली उसको एंटीडोट दे दो, थोड़ा सा उसको डोज दे दो कि ऐसे ऐसे तकलीफें आने वाली है, प्रिपेयर कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व हो जाता है। All right, thank you so much sir for giving so much information on various topics. Thank you very much. All right guys, तो मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।